पहाड़ों के सफ़र को रास्ते में पड़ने वाले जंगल, नदियाँ, कहीं से दिखता और कहीं से ढलता सूरज, बीच-बीच में आने वाले छोटे-छोटे और कुछ बड़े बाज़ार मिलकर बहुत ही बड़ा बना देते हैं। ऐसे ही एक सफ़र की दास्तान है ये। नमस्कार दोस्तों, चस्काए ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ इस समय भवाली में, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में एक छोटा-सा टाउन है और आज मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से बहुत ही सीनिक, बहुत ही खूबसूरत चौकोड़ी। शायद आपने उसका नाम सुना भी हो। ये एक फैमिली ट्रिप है और हम यहाँ से ड्राइव करके जाने वाले हैं। पहाड़ी रास्तों में अक्सर बहुत ही क्लासिकल लोहे के ब्रिज पड़ते हैं, छोटे और बड़े बाजार पड़ते हैं, नदियों का, जंगलों का साथ तो खैर रहता ही है। मेरी कोशिश रहेगी कि इन सारी जगहों को कवर करते हुए चलने की। चलिए देखते हैं कि ये सफ़र कैसा रहता है। जून का ये बेहद गर्म दिन है, प्लेन्स के हिसाब से भी और पहाड़ों के हिसाब से भी। मेरे साथ हैं वे जिनको आपने पहले भी देखा होगा और मेरी मदर इन लॉ। भवाली से निकलते ही सबसे पहले आता है गागर। करीब 10 किलोमीटर दूर है ये भवाली से। गागर दस्तक देता है रामगढ़ पहुंचने की। रामगढ़, जिसको फलों की टोकरी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पर इफ़रात से होने वाले सेब, आड़ू, नाशपाती और प्लम जैसे फलों की वजह से। अभी हम गाड़ी में थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए ही थे कि पहले गागर और फिर मल्ला रामगढ़ तेजी से आए और निकल भी गए। रामगढ़ का एक हिस्सा ऊंचाई पर है तो दूसरा नीचे की ओर। ऊंचाई वाला हिस्सा मल्ला रामगढ़ हो गया तो नीचे वाला तल्ला। मल्ला रामगढ़ से अब तल्ला रामगढ़ की ओर हम बढ़ चुके हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही अनयूजुअली हाई टेम्परेचर है। लोहे के इस ब्रिज को क्रॉस करते ही गाड़ी चढ़ती है ऊपर की तरफ और इंतज़ार शुरू होता है नथुआ खान का। नथुआ खान भी एक छोटा सा कस्बा है और इस भवाली से अल्मोड़ा के बीच में सबसे बड़ा मार्केट भी है। भवाली से अल्मोड़ा के बीच के इस रास्ते में मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मार्केट है वो नथुआ खान का है, जो आपने अभी देखा हुआ गुजरता हुआ। उसके बाद एक छोटा सा ओड़ा खान का मार्केट भी गुजरा और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि एक जगह रास्ता कटेगा अल्मोड़ा के लिए, तो उसको ट्रैक करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ के पहाड़ कितने ज़्यादा सूखे हुए हैं ये आप देख ही रहे होंगे। आज के दिन ये इलाका एक और ख़ास वजह से जाना जाता है, यहाँ पर हुए अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की वजह से। अगर आप इस इलाके से आज से 10 साल पहले गुजरे हों तो आप इस जगह को पहचान ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर बने हुए बड़े बड़े बंगलों और घरों की वजह से, कई मंजिले होटलों और नई नई खुली हुई दुकानों की वजह से। यहाँ के गांव कितनी तेजी से उजड़े हैं उसका पता इस बात से चलता है कि इन छोटे छोटे बाज़ारों में अगर 10 दुकानें हैं तो उनमें से
4 या 5 दुकानें तो आपको प्रॉपर्टी डीलर्स की ही मिलेंगी। ज़मीन के इस्तेमाल में आए बदलावों का परिणाम यहाँ के क्लाइमेट में भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। और इस साल जिस तरीके की गर्मी यहाँ पर अभी महसूस हो रही है, वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ही अभूतपूर्व है। सात खोल से हमने लेफ्ट टर्न लिया और आगे जाकर के अल्मोड़ा के रूट में ये मिल गया है। अल्मोड़ा अब यहाँ से करीब 10 किलोमीटर और आगे। अल्मोड़ा के इन सीढ़ीदार खेतों को देखते हुए हम शहर में प्रवेश करने की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा बहुत ही खास जगह रही है, बहुत पुराने समय से ही। आज के समय ये उत्तराखंड के बड़े शहरों में से एक है, जबकि पुराने समय में जब कुमाऊं एक राज्य हुआ करता था तो चंद राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। 14वीं शताब्दी से पहले राजधानी चंपावत थी और चंद राजा इसे 14वीं शताब्दी में चंपावत से अल्मोड़ा लेकर के आए। अल्मोड़ा का गेट बाजार लाल माता की श्रेणी उनका खाना तो क्या मतलब हुआ? अपने आदमी को बोल रही है ना। हाँ। अल्मोड़ा का बीज बाजार लाल माता की श्रेणी है ना, यहाँ सुनते हैं। बीज बाजार में लाल मिट्टी की श्रेणी है, लाल मिट्टी से लिपा हुआ। अपने आदमी को बोलते तुम तो पान सुपारी खाते हो, हम तो हमको बीड़ी देते हो, बोल रही है। उनका खाजा पान सुपारी, हम तो मीठा बीड़ी। अल्मोड़ा के ऊपर तो बहुत गाने हैं ना? बहुत बहुत ही गाना है। तो ये था अल्मोड़ा, उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है उसके सबसे बड़े शहरों में से एक, और इसको उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। पुराने समय से काफ़ी एडवांस शहर ये रहा है और एजुकेशन का सेंटर भी था। अल्मोड़ा के धारा नौला के इलाके से हम गुजरे और शहर की अच्छी खासी ग्लिम्स भी मिल गई। ये बोर्ड बता रहा है कि बेरीनाग, पिथौरागढ़, लोहाघाट और धारचूला के लिए ये रास्ता लेना है। इसमें से हमें बेरीनाग की तरफ जाना है और अलग अलग दूरियों पर इन सभी जगहों के लिए रास्ते इस रूट में से कटेंगे। 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से चितई का प्रसिद्ध मंदिर, जो गोलजी देवता का है, जो यहाँ के लोक देवता है और जिनका न्याय के देवता के रूप में एक बड़ा सम्मान है। और फिर उससे करीब 15 किलोमीटर दूर यहाँ से है बाड़े छीना, जिसका बहुत नाम है एक खाने के हब या अड्डे के रूप में।
यहाँ बिल्कुल सामने जंगलों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर धू-धू करके जल रहे हैं जंगल। रामगढ़ के पास भी हमने आग देखी थी जंगलों में लगी हुई। इस साल अनप्रेसिडेंटेड गर्मी है और क्लाइमेट चेंज के दौर में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं, जो कि एक बहुत ही सैड रियलिटी है हमारे हिमालय की भी। चितई में अब हम पहुंच गए हैं। गोलू देवता का मंदिर बहुत ही पास है और अब आपको यहाँ के जाम की हालत दिखाती हूँ। बारात भी यहाँ से गुजर रही है, सामने से दिन की बारात है। यहाँ पर बारात के स्वागत की तैयारी चल रही है। गुरु देवता के मंदिर में खूब शादियाँ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता या गोलजू एक कत्यूरी राजा थे। उनका सबसे पुराना मंदिर है चंपावत में, जहाँ ग्वारिल चौड़ उनका मूल स्थान है। फिर देवता का विस्तार हुआ और चितई में मंदिर बना। उसके बाद भवाली के पास घोड़ा खाल में गोलजू देवता का मंदिर बना। न्याय के देवता गोलजू झगड़े फसाद का फैसला करने वाले देवता हैं। अब जिस जगह हम पहुंच गए हैं उसका नाम है पेटशाल। पेटशाल में छोटा सा मार्केट है और बहुत ही लंबा जाम जबरदस्त है, लेकिन एक तरफ का रास्ता खुल गया है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो बात हो रही थी गोलू देवता की। अक्सर मुकदमों के फैसलों में अगर अभियुक्त को लगता है कि फैसला सही नहीं हुआ, तो वो गोलू देवता के यहाँ दरखास्त करता है सही फैसला करने की। जब उसका काम बन जाता है, फैसला उसके पक्ष में हो जाता है, तो वो घंटी चढ़ा के जाता है। इसलिए न्याय के इस देवता के मंदिर में अर्जियां ही अर्जियां और घंटियां ही घंटियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। गोलू देवता का अब और भी विस्तार हो गया है। वो घरों के देवता भी बन गए हैं, मतलब घरों में भी उनकी पूजा की जाने लगी है। अभी हाल में ही मुझे पता लगा कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी, जिसमें कुमाऊनी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ भी गोलू देवता का मंदिर बनाया गया है। मतलब विस्तार अभी थमा नहीं है, फिर भी मान्यता चितई और घोड़ाखाल मंदिर की कम नहीं हुई है। इस समय हम बाड़े-छीना से गुजर रहे हैं और इंतजार है धौलछीना का। दोनों ही जगहों के नाम में छीना शब्द जुड़ा हुआ है। छीना मतलब नाका, दो उठी हुई जगहों के बीच की जगह। काफल और बांज के पेड़ों वाली खूबसूरत सी ठंडी जगहें हैं ये। धौलछीना का रायता, ककड़ी और दाल भात खास तौर पर प्रसिद्ध है और लोगों का एक आकर्षण रहता है इस इलाके में आने पर वहाँ का खाना। बाड़े-छीना से थोड़ा सा बड़ा लंच का अड्डा है धौलछीना, जहाँ से लंच करके अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। गाड़ी नीचे की ओर उतर रही है सेरा घाट के लिए। सेरा घाट नाम से ही पता चलता है कि एक घाटी है, सरयू नदी के किनारे की घाटी। घाटी मतलब गर्म जगह। गर्म पर सुंदर खेती वाली जगह है सेरा घाट।
करारी छीना होते हुए अब हम सेरा घाट पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट सेरा घाट से थोड़ा सा आगे एक जगह पर चाय पीने के लिए रुके हैं। सेरा घाट बिल्कुल नदी के बगल में है और अच्छा खासा पानी होने की वजह से यहाँ बहुत ही अच्छी खेती होती है और खेत इस समय बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर जो पेड़ भी हैं वो सब भी बिल्कुल हरे भरे हैं और इसको बाकी की जो जगह थी उनसे डिस्टिंक्ट लुक दे रहे हैं। लेकिन घाटी होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी गर्मी है इस समय, जबकि शाम के करीब 5 बज चुके हैं और सूरज भी पहाड़ी के पीछे जाने वाला ही है बिल्कुल। फिर भी इस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सेरा का मतलब ही है खेत। खूबसूरत बड़े खेत हैं यहाँ पर और मछलियाँ भी खूब खाई जाती हैं। अब हम सेरा घाट में सरयू नदी पर बने हुए पुल के बहुत पास पहुँच गए हैं। सेरा घाट में सरयू नदी का पुल अभी पार किया और अब हम निकले हैं गणाई गंगोली की तरफ। तो माँ, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा आपका सफर अभी तक? कहाँ? वेद पांडे जी, आपका कैसा रहा? स्टार्टिंग में जाम में फंस गए थे। स्टार्टिंग में जाम में फंस गए थे। अब यहाँ तो खाली रास्ता है, लेकिन एक पहाड़ का रास्ता है। घूमते फिरते 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगता है। वैसे बस पहुंचेगा बेड़ीनाग 40 किलोमीटर। सरयू नदी का बहुत ही जबरदस्त व्यू यहाँ से मिल रहा है और कुछ जो सीढ़ीदार खेत हैं वो भी नजर आ रहे हैं। सेरा घाट में नीचे की तरफ आई गाड़ी एक बार फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लग गई है गणाई गंगोली के लिए। गणाई गंगोली, इस जगह का नाम ही कितना दिलचस्प है। असल में सरयू भी यहाँ गंगा ही मानी जाती है, तो यहाँ की गंगा माने सरयू। सरयू के इस पार को कहा गणाई तो उस पार को गंगोली। नदी के इस पार और उस पार को मिलाकर शब्द बना गणाई गंगोली। जगहों के बसने का पूरा भारतीय स्ट्रक्चर नदियों के किनारे का है और गणाई गंगोली अपने होने से और अपने नाम से इसका एक छोटा सा उदाहरण पेश करता है। गणाई गंगोली का छोटा सा मार्केट भी निकल गया और ऑलरेडी 6 बज गए हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा दिन है ये, और इस दिन के ढलने के साथ ही इंतज़ार शुरू हो रहा है बेरीनाग का। उत्तराखंड में नागों की पूजा होती है और कई जगहों के नामों में नाग शब्द आता है, जैसे कि बेरीनाग, जहां अब हम पहुंचने ही वाले हैं। बेरीनाग शब्द मिलकर बना है बेरी, जिसका मतलब हुआ वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, और नाग। नाम के अनुरूप ही यहाँ नाग देवता के मंदिर हैं।
बाहर की ठंडी हवा अब आने लग गई है। सुबह से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम पहाड़ों में हैं। खैर वो इस समय बदल गया है। और अल्मोड़ा के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा टाउन जो है या सबसे बड़ा जो मार्केट पड़ा रास्ते में वो अभी वेरीनाग का था, जिसको क्रॉस करने में कुछ एक मिनट लगे। अदरवाइज जितनी भी जगह गई वो बहुत ही छोटी जगह थी। अब चौकोड़ी यहाँ से बहुत ही पास है, 7-8 किलोमीटर ही है, लेकिन सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। चौकोड़ी से सनसेट देखना थोड़ा एक्साइटिंग रहता है, लेकिन अब हम कल वहाँ देखेंगे सूर्योदय, सनराइज। वेरीनाग और चौकोड़ी एक समय में, अंग्रेज़ों के समय में, अपने चाय के बगीचों के लिए विख्यात थे। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी तो बहरहाल समय हो गया है हमारा चौकोड़ी पहुँचने का और आपसे भी विदा लेने का। बाय।